हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। और आज ये इस कोर्स का 10वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो दलहनी फसलें हैं ये लेग्यूम कुल की फसलें होती हैं। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। दलहनी फसलों का कुल क्या है? लेग्यूम है। क्लियर। दलहनी फसलें जो होती हैं ये तीनों मौसमों में उगाए जाने वाली फसलें होती हैं। मतलब इनको खरीफ की ऋतु में, रबी की ऋतु में और जायद की ऋतु में, इन तीनों ऋतुओं में इनको उगाया जा सकता है। आपको इनके बारे में याद रखना है। बात करें खरीफ की ऋतु में उगाए जाने वाली जो दलहनी फसलें हैं उनकी, तो उनमें शामिल हैं अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि। ठीक है। और जो रबी की ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें हैं उनमें शामिल है चना, मटर, उड़द, मसूर, खेसारी दाल इत्यादि। ठीक है। और जो जायद की ऋतु में उगाए जाने वाली दलहनी फसलें हैं उनमें शामिल है मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें से ज्यादातर जो दालें हैं वो तीनों ऋतुओं में बोई जा सकती है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि देश में जितना भी दलहन उत्पादन होता है उसका लगभग 63% रबी की ऋतु में और लगभग 36% जो है खरीफ की ऋतु में उत्पादित किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि अगर हम लोग पिछले 3 दशकों की बात करें तो पिछले 3 दशकों में जो खरीफ की दलहन फसलें हैं उनके उत्पादन में नए के बराबर वृद्धि हुई है। और बात करें रबी की दलहन फसलों की तो उनके उत्पादन में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। बात करते हैं उड़द और मूंग की। इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कि जो उड़द और मूंग की फसलें हैं इनको जायद ऋतु में मुख्यतः उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब उड़द और मूंग की जो फसलें हैं इनको जायद ऋतु में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है। बात करें मूंग उत्पादन की, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको नहीं भूलना है। जो मूंग उत्पादन है वो कुल दलहन उत्पादन का लगभग 15% है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए उड़द जो है ये एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, ये भी आपको याद रखना है। और उड़द जो है वो उत्तर भारत में खरीफ की ऋतु में और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ इन दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अरहर की। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए, अरहर की एक किस्म है जिसका नाम है आशा। तो इससे अरहर की जीनोम को तैयार किया गया है। कौन से संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है ये भी आपको याद रखना है। उसका नाम है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। ठीक है। तो इस संस्थान का नाम भी आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है अरहर की उत्पत्ति के बारे में। देखिए, अरहर की उत्पत्ति हुई है भारत में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अरहर की प्रमुख किस्मों के बारे में। क्लियर। देखते हैं, देखिए अरहर की प्रमुख किस्मों में शामिल हैं बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, पारस, मालवीय चमत्कार और अरहर पूसा 16। यहां पर ये जो 3 किस्में हैं बहार, मालवीय चमत्कार और अरहर पूसा 16, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये अरहर की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं ग्वार के बारे में, क्लस्टर बीन के बारे में। देखिए, ये जो ग्वार है, क्लस्टर बीन है, ये पशुओं का चारा होता है। तो इसका उपयोग जो है वो जानवरों के लिए चारे के रूप में किया जाता है, आपको याद रखना है। और बात करें ग्वार उत्पादन की, तो देखिए आपको याद रखना है कि दुनिया में जितना भी ग्वार उत्पादित किया जाता है उसका लगभग 75 से 80% जो है वो भारत और पाकिस्तान में उत्पादित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सेल गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे। सेल गैस के निष्कर्षण में जो ग्वार गोंद है, जो ग्वार गम है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको याद रखना है। और सेल गैस के निष्कर्षण से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आपको याद रखना है। क्या है? हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेल गैस के निष्कर्षण में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं खेसारी दाल की। देखिए, खेसारी दाल के बारे में आपको याद रखना है कि वर्ष 1961 में सरकार के द्वारा
खेसारी दाल के उत्पादन और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध का कारण था खेसारी दाल में पाया जाने वाला डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो खेसारी दाल में पाया जाता है डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। इसके कारण होता क्या है, इसके कारण इंसान को लेथरिज्म का खतरा रहता है, जिससे शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार जाता है। ठीक है। तो इस कारण से सरकार ने 1961 में खेसारी दाल के उत्पादन और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार का केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, उसने खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियों की खेती करने की अनुमति दे दी है। वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। वो हैं रतन, प्रतीक और माहिते ओरा। ये क्या है, ये खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियां हैं। और इन 3 नई प्रजातियों को अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि इनमें ये जो डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड है, इसकी एक निर्धारित लिमिट तय की गई है। देखिए, इन दालों में ये जो डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड है, इसकी मात्रा 0.07 से लेकर 0.1% तक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की। देखिए, सोयाबीन के बारे में आपको याद रखना है कि सोयाबीन जो है वो एक दलहनी फसलें हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी है कि इसकी उपयोगिता के कारण इसको तिलहनी वर्ग में भी रखा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सोयाबीन के बारे में ये याद रखना है। आगे बात करें, देखिए सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है लगभग 20 से 22% और इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 40 से 45%। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट। आगे बात करते हैं सोयाबीन की खली की। देखिए, सोयाबीन की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है 50% और ये जो सोयाबीन की खली है ये पशुओं के लिए आहार होती है, मतलब ये उच्च कोटि का पशु आहार होती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं विश्व में सोयाबीन उत्पादन की। तो यहाँ पर आपको ये रैंकिंग याद रखनी है। देखिए, जो यूएसए है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित करता है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद चीन और भारत का स्थान है 5वां। विश्व में सोयाबीन उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, आपको याद रखना है। और बात करें भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित की जाती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं चना की। देखिए, चने के बारे में आपको याद रखना है, एक संस्थान है जिसका नाम है इक्रिसेट। क्लियर। इक्रिसेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। जो कहाँ पर स्थित है, यह है हैदराबाद में स्थित। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो संस्थान है इक्रिसेट, इसके द्वारा चने की जीनोम को तैयार किया गया है। आगे बात करें, देखिए जो भारत है वो संसार में चने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ पर चने की ज़्यादा डिमांड होने के कारण भारत को अपनी आवश्यकता का लगभग 70% चना जो है वो आयात करना पड़ता है। आगे आपको याद रखना है कि जो सोयाबीन और अरहर है, इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो पहले ही हो चुकी है। आगे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कि विश्व दलहन क्षेत्रफल का लगभग 36% क्षेत्रफल जो है वो भारत में है और विश्व दलहन उत्पादन का लगभग 22% उत्पादन जो है वो भारत में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि जो भारत है वो विश्व की कुल दालों का लगभग 14% आयात करता है और लगभग 27% हिस्सा जो है वो दालों का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है। चना, मटर, अरहर, मसूर, लोबिया, मूंग और कुल्थी, अगर हम लोग बात करें इनके विश्व में कुल उत्पादन की, तो विश्व में इनका जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 40 से 80% हिस्सा जो है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। आगे बात करें, देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो भारत में दाल की औसत उपज है वो है लगभग 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो कि बाकी देशों की अपेक्षा बहुत कम है। आगे बात करें, देखिए फाओ की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो फाओ और WHO के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 104 ग्राम दालों को खाना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत की, तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में जो दालों की उपलब्धता है वो है लगभग 48 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लगभग 48 ग्राम दाल जो है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में कंज्यूम करता है। आगे बात करें, देखिए एक संस्थान है जिसके बारे में आपको याद रखना है, उसका नाम है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, यह है कानपुर में स्थित। इस संस्थान का
दालों को लेकर एक विजन है जिसका नाम है विजन 2050। तो इस विजन 2050 के अनुसार भारत में 2050 तक जो दालों की आवश्यकता होगी वो होगी लगभग 39 मिलियन टन की। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत में जो दालों की खपत होती है वो होती है लगभग 25.6 मिलियन टन की। तो ये जो डिमांड है दालों की जो 2050 में लगभग 39 मिलियन टन की हो जाएगी। तो अगर हम लोगों को ये वाली डिमांड मीट करनी है तो इस विजन के अनुसार हमें दलहन विकास की जो वार्षिक दर है उसको कम से कम 2.14% तक पहुंचाने की जरूरत है। मतलब इस वाली डिमांड को मीट करने के लिए जो भारत की वार्षिक दलहन विकास दर है वो कम से कम 2.14% होनी चाहिए। आगे बात करें, देखिए भारत में लगभग 80% दलहनी फसलें जो हैं वो असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। मतलब ये जो हैं वो सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। और लगभग 19.9%, लगभग 20% दलहनी फसलें जो हैं उनके लिए सिंचाई सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब वो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दलहनी फसलों की जो इंपॉर्टेंस है उसकी। देखिए दलहनी फसलें जो होती हैं ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। दलहनी फसलें जो हैं ये मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं, मिट्टी का संरक्षण करती हैं। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए दलहनी फसलों की जड़ों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु मिलता है जिसको कहा जाता है राइजोबियम जीवाणु। अभी ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मृदा में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है क्या, राइजोबियम जीवाणु। तो इससे होता क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन जाकर मिल जाती है। तो अब अलग से नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए खेत में नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे बात करें, देखिए जो कोबाल्ट है वो राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक आवश्यक तत्व है, आपको याद रखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कोबाल्ट की, वो भी आपको याद रखनी है। देखिए जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं दलहनी फसलों की महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में। क्लियर। तो देखिए चने की कुछ किस्में हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल और उदय। इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। ये चने की प्रमुख किस्में हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। आगे बात करें, मटर की कुछ किस्मों के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि रचना, अपर्णा। अपर्णा जो है ये पत्तीविहीन प्रजाति है मटर की। इसी प्रकार से सपना है, उत्तरा, पूसा, प्रगति। तो ये क्या है, ये मटर की प्रजातियां हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करें मसूर की। देखिए मसूर की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि मल्लिका, प्रिया, पूसा वैभव, गरिमा और पंत L406। तो इन प्रजातियों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करें, दलहनी फसलों में जो संतुलित उर्वरकों का अनुपात होता है वो क्या होता है, मतलब NPK रेशो क्या होता है। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फेट और K मतलब पोटेशियम। क्लियर। तो वो होता है 1:2:2। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है और सबसे बड़ा आयातक देश भी है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है, लेकिन फिर भी भारत में दालों की कमी रहती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि भारत में जो दाल है उसकी मांग, उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दालों का जो उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दालों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को दालों का आयात करना पड़ता है। तो भारत में दालों की कमी का कारण ये नहीं है कि भारत में दालों का कम उत्पादन होता है। भारत तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दालों का। भारत में दालों की कमी का कारण ये है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर दालों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। आगे बात करें, दालों की भारत में भले ही कमी हो, लेकिन और जो दूसरे स्रोत हैं प्रोटीन के, उसकी यहाँ पर कमी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में दलहनी फसलें हैं उसके कम उत्पादन के क्या कारण हैं। देखिए हम लोगों ने बात करी है भारत में दालों की औसत उपज के बारे में, कितनी है, लगभग 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो कि बाकी देशों की अपेक्षा बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में दलहनी फसलें हैं उनकी कम उपज के क्या कारण हैं। तो देखते हैं उनको वन बाय वन करके। पहला कारण है
जलवायु से संबंधित। दलहनी फसलों के लिए जो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वो भारत में मौजूद नहीं है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अधिक उपज देने वाली जो प्रजातियां हैं उनका भारत में अभाव है। तीसरा कारण ये है कि यहाँ पर उचित शस्य प्रबंधन जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसका अभाव है। चौथा कारण है बुनियादी अनुसंधान संबंधित, तो इसका भी यहाँ पर अभाव है। पांचवा कारण है भारत में जो दलहनी फसलें हैं उनको गौण स्थान दिया जाना। क्लियर। और छठा कारण है कि भारत में जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं दालों के उनका भी अभाव है। क्लियर। और सातवां कारण यहाँ पर यह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी भारत में अभाव है। तो ये कुछ कारण है जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिनके चलते भारत में दलहनी फसलों का कम उत्पादन होता है, दलहनी फसलों की जो उपज है वो कम होती है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी कितनी होती है। यहाँ पर हम लोग कुछ दलहनी फसलों के बारे में बात करेंगे और उनमें ये देखेंगे कि कौन सी फसल में कितनी प्रोटीन की मात्रा है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो अरहर है, अरहर में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 20 से 21%। क्लियर, याद रखना है। और जो उड़द की दाल है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 24%। मूंग में होती है लगभग 25%। सोयाबीन में होती है लगभग 45%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। चने में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 21%। मटर में होती है लगभग 22.5%। मसूर दाल में होती है लगभग 25% और लोबिया में होती है लगभग 23.4%। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग्स की और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादित की जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दलहन उत्पादन की। देखिए, दलहन उत्पादन को लेकर आपको ये रैंकिंग याद रखनी है। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है राजस्थान का और उसके बाद उत्तर प्रदेश का। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दलहन उत्पादन की। दलहन उत्पादन को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 2 पर है राजस्थान और नंबर 3 पर है उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं चना उत्पादन की। चना उत्पादन को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है और महाराष्ट्र जो है वो नंबर 3 स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चना उत्पादन की। चना उत्पादन को लेकर भी जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। राजस्थान जो है वो नंबर 2 स्थान पर ही है, लेकिन नंबर 3 स्थान पर यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है चना उत्पादन के बारे में। आगे बात करते हैं अरहर उत्पादन की। देखिए, अरहर उत्पादन को लेकर ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। कर्नाटक जो है वो अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे भारत में, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अरहर उत्पादन की। अरहर उत्पादन को लेकर जो कर्नाटक राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना है नंबर 2 स्थान पर और उसके बाद मध्य प्रदेश का नाम आपको याद रखना है नंबर 3 स्थान पर। क्लियर। आगे बात करते हैं मसूर उत्पादन की। मसूर उत्पादन को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो मसूर उत्पादन को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्लियर। और उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान आता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सोयाबीन उत्पादन की। तो सोयाबीन उत्पादन को लेकर इन राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सोयाबीन उत्पादन की। सोयाबीन उत्पादन को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है पूरे भारत में, भूलना नहीं है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र राज्य का और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान राज्य का। क्लियर। आगे बात करते हैं सोयाबीन क्षेत्रफल की। देखिए, सोयाबीन क्षेत्रफल की जो रैंकिंग है वो भी बिल्कुल सेम है जो कि सोयाबीन उत्पादन वाली है। यही रैंकिंग आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्लियर। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सोयाबीन उत्पादन और सोयाबीन क्षेत्रफल इन दोनों के हिसाब से नंबर 1 स्थान पर है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान राज्य का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। तो सोयाबीन क्षेत्रफल वाली जो रैंकिंग है वो भी बिल्कुल सेम है। नंबर 1 स्थान पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है राजस्थान राज्य। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं दलहन की रैंकिंग्स की विश्व में, कि विश्व में क्या स्थान है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दलहन उत्पादन की। देखिए, दलहन उत्पादन को लेकर जो भारत है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। भारत के बाद स्थान आता है पोलैंड का। पोलैंड जो है वो दलहन उत्पादन को लेकर नंबर 2 स्थान पर है। ठीक है। और पोलैंड के बाद स्थान आता है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का।
तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो दलहन उत्पादन को लेकर पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। क्लियर। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, भारत, पोलैंड और यूके। देखिए ये जितनी भी रैंकिंग्स हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट है अभी के लिए, आपको यही वाली याद रखनी है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी रैंकिंग्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले जितनी भी रैंकिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की है, आज जितनी की है और आने वाले डिस्कशन में जितनी भी हम लोग करेंगे, इन सभी रैंकिंग्स को एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस कोर्स को खत्म करने के बाद में। तो आने वाले टाइम में अगर ये रैंकिंग्स अपडेट भी होती हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल उसी वीडियो को अपडेट करूंगा। तो आपको केवल वही वाली वीडियो देख लेनी है, आपको थ्योरी यहाँ से इस कोर्स से अच्छे से कवर कर लेनी है। और रही बात रैंकिंग्स की, अभी के लिए आपको यही वाली रैंकिंग्स याद करनी है, और जैसी ये अपडेट होती हैं तो मैं केवल उसी वीडियो को अपडेट कर दूंगा, आपको वही वाली वीडियो देख लेनी है। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। दलहन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको फैक्ट्स याद हुए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको थ्योरी को पूरा पक्का करना है, तभी जाकर आप लोग एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और इस चीज को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहो कि इस थ्योरी से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ये आपको देखना है सही है या नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है, ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कराना है। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उड़द की खेती जो है वो खरीफ की ऋतु में और रबी की ऋतु में इन दोनों में की जा सकती है, बिल्कुल सही है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, देखिए कुल दाल उत्पादन का जो मूंग उत्पादन है वो आधा नहीं है बल्कि कितना है, लगभग 15% है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। देखिए यहां पर ये दिया हुआ है कि पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है। तो देखिए खरीफ दालों का उत्पादन जो है वो मामूली बढ़ा है, न के बराबर बढ़ा है। और जो रबी की दालें हैं उनका उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 150% बढ़ा है। क्लियर। तो यहां पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा भारत। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। भारत जो है वो दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। ऑप्शंस दिए हुए हैं गेहूं, चावल, चीनी और दालें। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो दालें हैं, दालों के उत्पादन को लेकर जो भारत है वो नंबर 1 स्थान पर है, लेकिन भारत में दालों की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इसी कारण से भारत जो है दाल की मांग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दालों को आयात करता है बाहर से, न कि उनका निर्यात करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दालें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है, और इसका कारण दिया हुआ है कि दालों की मांग की वरीयता है, मतलब भारत में दालों की मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कथन है ये बिल्कुल सही है। भारत में दालों की कमी है लेकिन भारत में प्रोटीन के अन्य स्रोत भी मौजूद है, इस कारण से भारत में प्रोटीन की कमी नहीं है। क्लियर। और दालों की कमी के कारण भारत में जो दालों की डिमांड है वो भी ज़्यादा है, इसी कारण से भारत को दालों को बाहर से आयात भी करना पड़ता है। तो ये कारण जो है ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है, और ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। मैंने आपको बताया कि जो दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है,
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दालें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट जो है वो एक आवश्यक तत्व होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है आपको बताना है। इधर फसलों के नाम दिए हुए हैं और इधर इनकी किस्में दी हुई हैं। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अरहर और नीलम, तो आपको देखना है कि नीलम क्या अरहर की किस्म है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो चंद्रा है ये मूंगफली की एक किस्म होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पंत एल 406 ये मसूर की एक किस्म होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वरुणा जो है ये सरसों की एक किस्म होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो नीलम है ये अरहर की नहीं बल्कि आम की एक किस्म होती है, राइट। तो आपको याद रखना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि अरहर की कौन कौन सी किस्मों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अरहर की प्रमुख किस्मों के बारे में आपको मुझे बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं। देखिए चना जो है एक दलहनी फसल है, मटर भी एक दलहनी फसल है और मूंग भी एक दलहनी फसल है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ। गेहूँ जो है एक दलहनी फसल नहीं है और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या है? एनपीके रेशो आपको बताना है। देखिए दलहनी फसलों में जो एनपीके रेशो होता है वो होता है 1:2:2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अरहर का जन्म स्थान है। अरहर के जन्म स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था। अरहर का जन्म स्थान है भारत। क्लियर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतवर्ष। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने हैं, वरना अगर आप लोग केवल वीडियो ही देखोगे तो इस डिस्कशन का आपको अच्छे से फायदा होगा नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मालवीय चमत्कार जो है वो अरहर की एक प्रजाति है, राइट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरहर की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहां पर फसलों के नाम दिए हुए हैं और इधर फसलों की किस्में दी हुई हैं। ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। बहार जो है वो अरहर की एक किस्म है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो बहार जो है अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरहर की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मटर की पत्तीविहीन प्रजाति कौन सी है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। देखिए मटर की पत्तीविहीन प्रजाति है अपर्णा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपर्णा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आपका एक भी एमसीक्यू जो है वो गलत नहीं होगा, आपके सारे एमसीक्यू जो हैं वो सही होंगे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन 15 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं, तो कमेंट आपको जरूर करनी है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है दलहनी फसलों के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। कमेंट करके आपको बताना है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और इस कोर्स को हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।